ओके सो हेलो दोस्तों। ये हमारा सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी। सो आज दूसरा वीडियो है यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर वन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जो 2023 में आया था। ये 10 मार्क का दूसरा क्वेश्चन था, कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ आयरन एज। कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ आयरन एज 10 मार्क्स का। सो ऑल्दो द क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, लेकिन हम उसका डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पास्ट में आया हुआ है, 15 मार्क्स का भी आया हुआ है, 20 मार्क्स का भी आया हुआ है। तो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन आए आप उस हिसाब से लिख सकें। सो पहले मैं डिस्कशन करूंगा और उसके बाद फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस आंसर का जो नोट्स है वो भी मिल जाएगा, इंक्लूडिंग जो हम आज डिस्कस करेंगे, जो स्क्रिबलिंग करेंगे, जो लिखेंगे इसके ऊपर, वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज हम स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी के साथ, मगध की स्टोरी। सो आपको पता होगा कि इन द टाइम ऑफ बुद्धा, 6th सेंचुरी बीसीई के टाइम पे, 6th सेंचुरी बीसीई में अ, मगध क्या था? मगध एक जनपद था। लेकिन मगध क्या अकेला जनपद था? नहीं, और 15 जनपद थे। मगध वॉज वन ऑफ द 16 महाजनपद्स। ये 16 महाजनपद में से एक था मगध। लेकिन 3rd 4th सेंचुरी आते आते, बाय द टाइम वी रीच अशोका, अशोका तक पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑलमोस्ट पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एकदम एक्सट्रीम साउथ छोड़ के ऑल द वे टू अफगानिस्तान, वो अशोका के कंट्रोल में था। इतना बड़ा किंगडम कैसे हो गया कुछ, इन अ फ्यू सेंचुरीज? इनफैक्ट उतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। बाय द टाइम नंद वंश के आने के पहले, मौर्यस के शुरू होने के पहले ही काफी बड़ा एम्पायर हो चुका था इनका। तो वो कैसे हुआ था? तो हमारा क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ आयरन एज, उसको हम समझेंगे मगध के एग्जाम्पल से। सो मगध का जो ज्योग्राफी है, सदर्न बिहार लिखा रहता है किताबों में, सदर्न बिहार, बिकॉज किताबें ज़्यादातर बुक्स पब्लिश हुई हैं 2000 के पहले, जब झारखंड स्टेट नहीं हुआ करता था। तो सदर्न बिहार कहते हैं वो लोग। एक्चुअली आज का जो मॉडर्न झारखंड है, वहाँ के जो आयरन माइंस वाला एरिया है, वो कंट्रोल में था मगध के। मगध का वो एरिया था, साउथ झारखंड वाला एरिया मगध का हुआ करता था, एंड सम पार्ट्स ऑफ बिहार। सो वो उनके कंट्रोल में हुआ करता था, वहाँ पे आयरन अवेलेबल था। सो मगध हैड आयरन माइंस। मगध के पास एक और चीज था, एक ट्राइब है जिसे कहते हैं असुर ट्राइब। ये असुर ट्राइब के बारे में आप थोड़ा पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ट्राइब है। असुर ट्राइब अभी भी हैं, वो मौर्यस के टाइम से हैं, उसके पहले से हैं। असुर ट्राइब आर वेरी गुड आयरन वर्कर्स, ये आयरन का बहुत अच्छा काम करते थे। सो ये दे यूज टू मेक वेरी गुड टूल्स, बहुत अच्छे टूल्स बनाते थे ये। सो इनके द्वारा बनाए गए टूल्स, आयरन के टूल्स, जो आयरन अवेलेबल था, इजिली अवेलेबल था मगध को फ्रॉम झारखंड माइंस। इससे इनके पास हो गए काफी सारे आयरन टूल्स, जिससे वॉर और एग्रीकल्चर दोनों में काफी फायदा मिला। वॉर में ऑब्वियसली इसके पहले ब्रॉन्ज यानी कांसे के हथियार हुआ करते थे, या वो भी स्ट्रांग थे, हार्ड थे, लेकिन लोहे की तुलना में अगर आप एक लोहे की तलवार और कांसे की तलवार टकराएगी तो कांसे की तलवार ब्रॉन्ज की तलवार टूट सकती है लोहे की तलवार की तुलना में। लोहा बहुत ही सुपीरियर है इन दैट मैटर। सो वॉर के मामले में एक आर्मी आयरन के हथियार से लेस आर्मी इज मच बेटर। सो वॉर के मामले में मगध को बहुत फायदा हुआ कंपेयर टू अदर महाजनपद्स। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में देखिए हम बात कर रहे हैं पूर्वी भारत की, जो हमारा बिहार, मगध एंड बंगाल और उसकी तरफ का पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में बारिश ज़्यादा होती है कंपेयर टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जंगल, वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घने जंगल। आपको एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट का क्लियरिंग करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो फॉरेस्ट क्लियरिंग करने के लिए जो लोहे की कुल्हाड़ी थी, आयरन एक्स वाज मच बेटर कंपेयर टू ब्रॉन्ज। तो आयरन एक्स से फॉरेस्ट क्लियरिंग, और बिकॉज बारिश ज्यादा होने के चलते यहाँ की मिट्टी भी बहुत हेवी, मॉइस्ट, भारी मिट्टी होती है, जिसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उस समय लकड़ी का हल यूज करते थे। लकड़ी के हल से नॉर्थ वेस्ट में हो जाता, बट मगध जैसे इलाके में नहीं हो पाता। सो लोहे का जब हल यूज करने लगे, लोहे का प्लॉ यूज करने लगे, तो आयरन प्लॉ से बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर हो पाया, काफी बेटर। सो आयरन प्लॉ। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज जो कि आयरन से रिलेटेड नहीं है, बट अराउंड द सेम टाइम इस जगह पे हम देखते हैं कि राइस ट्रांसप्लांटेशन का टेक्नोलॉजी भी इन लोगों ने सीख लिया था। राइस राइस ट्रांसप्लांटेशन एक तरीका होता है जो नॉर्थ वेस्ट में करते थे वो लोग।
नॉर्थ वेस्ट में राइस नहीं उगाते थे वो, गेहूं और जौ उगाते थे, व्हीट एंड बार्ली। बट वो क्या करते थे, उसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, उसको जैसे ऐसे छिड़क दिया, या फिर लकड़ी का हल चलाया, उसको छिड़क दिया और फिर उसको पाट दिया, मिट्टी से तोप दिया, अब उसमें जो निकले निकले, उसमें उपज ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे बंगाल में, बिहार में, या किसी भी जगह जहाँ पे चावल की उपज होती है, आप देखेंगे कि पहले चावल को ऐसे ही बिखेर दिया जाता है, उसके बाद जो उसके निकलते हैं छोटे छोटे पौधे, उनको सबको उखाड़ के बंडल में बांध के फिर लगाया जाता है, और फिर उसको पानी में डुबा दिया जाता है, ठीक है। तो काफी पानी लगता है। पानी में डुबा देने से जो वो होता है राइस, वो बहुत ही, मतलब कई गुना ज्यादा उपज देता है कंपेयर टू सिंपल छिड़कने की तुलना में। इसको बोलते हैं राइस ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक। सो लोहे के साथ साथ अराउंड द सेम टाइम राइस प्लांटेशन टेक्निक भी यहाँ पे पॉपुलर हो रही थी। तो ये आयरन प्लॉ है इनके पास खेती करने के लिए, आयरन की कुल्हाड़ियां हैं जंगल क्लियर करने के लिए, प्लस बाहर का एक टेक्नोलॉजी राइस ट्रांसप्लांटेशन, जो कि नॉर्थ ईस्ट से होता हुआ आया, चाइना से होते हुए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से होते हुए बिहार में, मगध में घुसा। ये सब के चलते हुआ ये कि बहुत ज्यादा सरप्लस, टू मच सरप्लस, बहुत ज्यादा अनाज उगा सकते थे ये लोग। तो इससे हुआ क्या, बहुत ज्यादा सरप्लस किसानों के पास, जितना चाहिए उससे काफी ज्यादा हो जा रहा है। अब जो राजा है, राजा के पास एक कुछ सैनिक हैं जिनके पास आयरन के हथियार हैं। आयरन के हथियार से वो किसानों को डरा धमका के बोल रहे हैं कि राजा के लिए ट्रिब्यूट दो, राजा के लिए अपना थोड़ा लैंड टैक्स, आप टैक्स दो, अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। और ये आस्ते आस्ते जो चीज पहले ऑप्शनल हुआ करता था, पहले राजा को अपने हिस्से में से हिस्सा देना ऑप्शनल हुआ करता था एंशियंट इंडिया में, बट आस्ते आस्ते मगध का जो ये जो टाइम है, मौर्यन एम्पायर आते आते ये मैंडेटरी हो गया था, देना ही पड़ता था, जोर जबरदस्ती देना ही पड़ता था। तो वो सरप्लस जा रहा है राजा के पास, राजा के पास काफी सरप्लस है, राजा के पास बहुत सारा सरप्लस है। इस बहुत सारे सरप्लस से राजा बहुत लोगों को सैलरी दे सकता है और एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर सकता है, एक प्रोफेशनल आर्मी, जिसको रेगुलर तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह के रूप में ग्रेन्स मिलेंगे, अनाज मिलेंगे। कैश नहीं था उस टाइम पे। पंच मार्क कॉइन्स रहे होंगे, बट पंच मार्क कॉइन से सैलरी नहीं दी जाती होगी, सैलरी दी जाती थी अनाज के रूप में, ठीक है। सो किंग के पास बहुत सारा सरप्लस है, जिससे वो स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर सकता है, और किंग के पास आयरन वेपन्स है। सो आयरन वेपन्स वाले स्टैंडिंग आर्मी, मच बेटर फोर्स कंपेयर टू अदर महाजनपद, बाकी महाजनपद की तुलना में बहुत ही तगड़ी फोर्स थी ये, जिसकी वजह से मगध काफी पावरफुल हो पाया था। और एक और चीज है, ये सरप्लस होने में एक और मैंने जो कारण बताया, जो कि ये जो फॉरेस्ट क्लियरिंग और खेती है, ये तो आयरन से रिलेटेड है, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन आयरन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। वैसा ही एक और चीज है जो आयरन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वैदिक ब्राह्मणिज्म, वैदिक हिंदुइज्म, जहाँ पे बहुत ज्यादा हवन करने का वो था, रिवाज था। और हवन में अक्सर अनाज, जौ अनाज डाला जाते थे, आग में हवन में डाला जाता था, अनाज घी सब डालते थे। सो ये जो रिलीजन का होल्ड था वैदिक ब्राह्मणिज्म का, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा था, जो पंचाल और उसका इलाका था। ईस्टर्न इंडिया में, जो ईस्टर्न इंडिया था, मगध, बंगाल, वंग, यहाँ पे उतना होल्ड नहीं था वैदिक ब्राह्मणिज्म का, जिसके वजह से यहाँ पे हवन ये सब कम होता था। सो अनाज का जो आग में जो आहुति दे रहे हैं, वहाँ पे जो अनाज जल जा रहा है वो भी बहुत कम होता था। तो वेस्टेज भी कम है और उपज भी ज्यादा हो रही है। इसके चलते ओवरऑल इनका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जा रहा था, बहुत ज्यादा सरप्लस हो जा रहा था। उस सरप्लस का इस्तेमाल करके इनके पास बहुत बड़ी आर्मी, जिसको ये पेमेंट कर सकते हैं, और आयरन हथियार तो है ही। ये सब मिला के मगध की आर्मी एक फॉर्मिडेबल आर्मी हो गई थी, जिसकी तुलना में बाकी महाजनपद टक्कर नहीं ले पा रहे थे। और कुछ ही दशकों में मगध एक बहुत बड़ा सुपर पावर हो गया था, ठीक है। और क्या है इसमें, राइट। और एक और छोटी सी चीज यहाँ पे है कि ये जो हमने बताया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रिलीजन का होल्ड, वैदिक ब्राह्मणिज्म का होल्ड बहुत स्ट्रांग था, लोग अक्सर हवन वन करते थे, बट ईस्टर्न इंडिया में नहीं करते थे। ये एक रीजन है जिसकी वजह से जितने सारे अब ब्राह्मणिकल सोर्सेज हैं, जितने सारे ब्राह्मणिकल सोर्सेज हैं, उसमें आप देखोगे कि नंदास को, मौर्यास को, सबको शूद्र बताया गया है। दे हैव कॉल्ड एवरीवन शूद्र। इट वाज अ वे टू क्रिटिसाइज द पीपल ऑफ ईस्टर्न इंडिया, जो कि उतना हवन वन नहीं करते थे, रिलीजन फॉलो नहीं करते थे। ऑन द अदर हैंड, जो बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं, वो नंदास को और मौर्यास को सबको क्षत्रिय बताते हैं। सो कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है हमें पता नहीं, बट ये क्रिटिसिज्म फ्रॉम द ब्राह्मणिकल सोर्सेज का एक कारण ये होगा कि ईस्टर्न इंडिया में वैदिक ब्राह्मणिज्म उतने स्ट्रांगली फॉलो नहीं होता था, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देखा कैसे आयरन के असर से
मगध एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राज्य बन पाया था। यहाँ पे एक और कुछ उसका सोशल कल्चरल इम्पैक्ट, सो हमने बताया कि मगध कैसे एक बड़ा पॉलिटिकल पावर बन पाया, लेकिन उसका इम्पैक्ट्स और क्या क्या हो सकता है। सो सरप्लस से हमने बताया कि किंग के पास एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी होगी और बहुत सारे वेपन्स होंगे, वो तो है। लेकिन सरप्लस होने से क्या होता है कि खाने का सप्लाई अनलिमिटेड है, बहुत खाने का सप्लाई है, खाने का शॉर्टेज नहीं है, जिसके चलते पॉपुलेशन एक्सप्लोड करती है, पॉपुलेशन ग्रो करती है। पॉपुलेशन ग्रो करेगी बिकॉज खाना बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है, काफी लोग हैं पॉपुलेशन में, काफी बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन सरप्लस इतना ज्यादा है कि हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं है, नॉट एवरी वन नीड्स टू गो इन टू फार्मिंग। इसके चलते अदर ऑक्यूपेशंस फ्लरिश करते हैं, जैसे कि कोई फिलोसफी में जा रहा है, कोई लिटरेचर लिख रहा है, कोई आर्ट पेंटिंग कल्चर कर रहा है, कोई रिलीजियन में कोई प्रीस्ट बन गया। ठीक है, सो लोग अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन में जा रहे हैं, कोई ट्रेड एंड कॉमर्स में जा रहा है। इस तरह 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 के ऑक्यूपेशन में जब जाते हैं तो आप, ये किसका फीचर है, गांव में जाएंगे आप, रूरल एरिया में तो सारे फैमिली खेती करते हैं। अगर आप देखोगे कहाँ पे है जहाँ पे हर एक फैमिली में लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन करते हैं, शहरों में, इन द सिटीज। सो जब लोग अदर ऑक्यूपेशंस फॉलो कर पाते हैं तो क्या आता है, अर्बनाइजेशन। और जब अर्बनाइजेशन आता है तो इनइक्वालिटी आती है। जितना आप शहर में जाएंगे उतनी ज्यादा आपको इनइक्वालिटी दिखेगी, कुछ लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, कुछ के पास कम रिसोर्सेज है, कुछ ट्रेड एंड कॉमर्स करके बहुत ज्यादा रिच हो गए हैं, कुछ प्रीस्ट हैं जिनको बहुत सारा डोनेशंस मिल रहा है, वो बहुत रिच हो गए हैं, और जो ये सब नहीं कर पा रहे हैं वो काफी पुअर हो गए हैं। काफी डिफरेंस आ जाता है शहरों में। सो इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी हमको कहाँ दिखती है, ये इनइक्वालिटी हमको दिखती है ग्रेव गुड्स में। अब उस टाइम पे कौन अमीर था कौन गरीब था ये कैसे मालूम चलेगा, उनके ग्रेव गुड्स से। उनको दफनाया जाता था, ज्यादातर लोगों को दफनाया जाता था उस समय, तो उनके ग्रेव में उनके आने वाले जन्मों के लिए, आने वाले सफर के लिए सामान रख दिया जाता था। तो किसी के ग्रेव में आपको सिर्फ एक लोटा मिल रहा है, और किसी के ग्रेव में सोने चांदी के गहने मिल रहे हैं, डायमंड्स मिल रहे हैं, बहुत कुछ मिल रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन किसके ग्रेव में क्या मिल रहा है, उससे समझ में आता था कि उस बंदे का, जब वो जिंदा था उसका स्टेटस क्या था, वो अमीर था गरीब था, अपर स्टेटस लोअर स्टेटस, ये सब था। सो ग्रेव गुड से हमें समझ में आता है। ग्रेव से एक और चीज याद रखिए कि हम आयरन एज की बात कर रहे हैं। आयरन एज इज ऑल्सो कॉल्ड मेगालिथिक एज। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में हर जगह सडनली फॉर सम रीजन जब आयरन अवेलेबल हो गया तो जगह जगह पे मेगालिथ्स भी मिलने लगे। मेगालिथ क्या है, बड़े बड़े पत्थर, बड़े स्टोन। कहाँ पे ज्यादातर उनका इस्तेमाल बहुत कुछ के लिए होता था, बट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था ग्रेव को मार्क करने के लिए, किसी को दफनाया गया है उस जगह को निशान करने के लिए, मार्क करने के लिए, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर खड़ा कर देते थे। बहुत सारे अलग अलग तरीके के पत्थर होते थे, कोई सुला के, कोई खड़ा करके, कोई सर्कल बना के। ये सब अभी भी होता है। आप जाओगे अगर सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स में, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स में, मतलब मुंडाज जो हैं, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे, साउथ इंडिया में भी होता है। अभी भी बहुत सारे ट्राइब्स फॉलो करते हैं, जहाँ पे वो जो उनका जो डेड है उसको जहाँ पे दफनाते हैं उसके ऊपर एक पत्थर खड़ा करते हैं, जिसे वो कहते हैं पाथल गाड़ी। स्पेशली मुंडा ट्राइब्स में ये होता है, पाथल गाड़ी। पत्थर गाड़ देते हैं उसके ग्रेव के ऊपर, पाथल गाड़ी टू मार्क द ग्रेव। ये बड़े बड़े पत्थर द- अचानक से आयरन एज में दिखने शुरू होते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे विश्व में। जब जब आयरन एज जहाँ शुरू हुआ वहां पे अक्सर देखने को बड़े बड़े पत्थर के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि आयरन टूल्स, जब इंसान के पास आयरन था, उसके पहले भी इंसान को मन करता होगा कि अपने परिजन के ग्रेव को मार्क करें किसी बड़े पत्थर से, लेकिन उसके पहले के टूल्स उतने स्ट्रांग नहीं थे। आयरन टूल्स ने बड़े बड़े स्ट्रांग पत्थर, जैसे कि आप अगर डेक्कन में जाओगे कर्नाटका में तो बहुत सारे मेगालिथ्स मिलेंगे आयरन एज के, ज्यादातर बने हुए हैं ग्रेनाइट के। ग्रेनाइट एक बहुत स्ट्रांग पत्थर होता है, हार्ड पत्थर होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत हार्ड स्टोन आयरन टूल्स चाहिए। तो जब आयरन टूल्स अवेलेबल थे तो लोग ग्रेनाइट जैसे पत्थरों को भी काट के उनको लंबे लंबे स्लैब्स बना के ग्रेव्स को मार्क कर पाते थे। सो ये जो आयरन एज है उसको मेगालिथिक एज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं बहुत सारे चीजों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा किसी के ग्रेव को मार्क करने के लिए। ये पत्थर को शेप में लाना इजी हो गया बिकॉज आयरन टूल्स था। तो आयरन टूल्स का एक ये भी इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, सो ये सब हमने देख लिया अबाउट द इम्पैक्ट। अब यही सब हमारे उत्तर के पीडीएफ में चला जाएगा। मैंने मगध का एग्जाम्पल लेके एक समझा दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। अब हमारे पीडीएफ में वही सब लिखा हुआ है जिसको
उतनी डिटेल में फिर डिस्कस करने करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आयरन एज का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। आयरन एज रफली कहाँ पे कब शुरू हुआ वो दिया हुआ है, मिडिल ईस्ट, यानी जो आज का पैलेस्टाइन इसराइल वाला एरिया है, वहाँ पे 1200 BC। उसके पहले उसके बाद इंडिया में तकरीबन 1000 BC, विच इज़ द एज ऑफ महाभारत। महाभारत का टाइम है ये भारत में, अराउंड 1000 BC। और इंडिया में जो आयरन एज साइट्स है वो भी महाभारत की ही साइट्स है। कुरुक्षेत्र, अहिछत्र, मथुरा, इन सब जगहों पे आयरन मिला है 1000 BC में। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में दूसरी जगहों पे भी मिला है, मैं वो दिखा दूंगा। यूरोप में 800 BCE, और चाइना में 600 BCE, सब सहारन अफ्रीका में यानी सहारा डेजर्ट के आसपास वाले अफ्रीका में 500 BCE। सो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे आयरन एज स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम कुछ मेजर कल्चर्स के बारे में अपने आंसर में डिस्कस कर देंगे कि एशिया में वी हैव द मौर्य एम्पायर, वी हैव द जू डायनेस्टी इन चाइना, ठीक है, जो आयरन एज के टाइम पे पूरे अपने पीक पे थी। अफ्रीका में जो बंटू लोग थे वो आयरन का टेक्नोलॉजी जानते थे और जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पे आयरन टेक्नोलॉजी फैलाते थे। यूरोप में सेल्ट्स, जो कि नॉर्दर्न यूरोप में इंग्लैंड में और उसके आसपास में रहते थे। जर्मैनिक ट्राइब्स, जो कि जर्मनी के मूल निवासी हैं। तो ये सब लोग आयरन का इस्तेमाल करते थे, आयरन टेक्नोलॉजी का। मिडिल ईस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग किंगडम, हिताइट्स। हिताइट्स के बारे में अगर कभी टाइम मिले तो पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हिताइट्स और असीरियंस, ये बहुत ही पावरफुल किंगडम्स थे, बहुत ही पावरफुल, अपने टाइम के सबसे बड़े पावरफुल किंगडम्स थे ये सडनली आयरन एज में आयरन के हथियारों का इस्तेमाल करके काफी पावरफुल हो गए थे। तो उसके बाद हम अपने आंसर में, यूपीएससी में आंसर लिख रहे हैं, तो एक छोटा सा मैप बनाना पड़ेगा। सो हम अमेरिका नहीं बनाएंगे, सिंस ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का नहीं है। पेपर 2 होता तो हम इंडिया पे फोकस करते, पेपर 1 का है तो वर्ल्ड पे फोकस करना पड़ेगा आयरन एज की साइट्स में। और अमेरिका नहीं बनाएंगे हम। जहाँ जहाँ पे मेन आयरन साइट एज साइट्स मिली हैं वो है अफ्रीका में और यूरोप में और एशिया में। तो हम बनाएंगे, अफ्रीका से स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। आपको ये जानबूझ के मैंने ये जगह को खाली रखा हुआ है और हाथ से बना रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको समझ में आए कि डायग्राम बनाना डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम में। यहाँ से हम इंडिया बना देंगे, और फिर ये आपका, थोड़ा साइड में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जापान है और सब, ठीक है। और इधर में फिर थोड़ा यूरोप बना देते हैं, तो ये हो गया इटली, ये हो गया स्पेन पोर्चुगल, ये हो गया डेनमार्क, ये हो गया नॉर्वे स्वीडन, ठीक है। और यहाँ पे रशिया का उत्तरी हिस्सा हो गया। सो रफली ये हमारा बन गया है एशिया। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलियन साइट्स के बारे में बात कर रहे हो तो हम ऑस्ट्रेलिया बना देते, बट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये सब नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अफ्रीका में घाना, अ, यहाँ पे लेक विक्टोरिया के पास। उसके बाद यूरोप में कुछ साइट्स हैं, जैसे कि जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, इटली में। मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है। सो इनको, घाना, लेक विक्टोरिया, दिस इज जस्टॉर्फ, मैं अपने नोट्स से देख रहा हूँ। जस्टॉर्फ ये है जर्मनी में। ये हो जाएगा हेलस्टेट, यहाँ पे हो जाएगा विला नोवा, ये है इटली में, ये है ऑस्ट्रिया में, और ये है जर्मनी में, ठीक है। और ये दोनों अफ्रीका में है। उसके बाद इंडिया में आपका यहाँ पे पूरा जो दिल्ली के आसपास का कुरुक्षेत्र, अहिछत्र, अ, उसके बाद फिर मथुरा, उसके बाद साउथ इंडिया में अदिचनल्लुर, यहाँ पे जूना पानी, ठीक है। सो इंडियन साइट्स, अदिचनल्लुर तमिलनाडु में, जूना पानी महाराष्ट्र में, और यहाँ पे पूरा जो कुरुक्षेत्र वाला इलाका है, कुरुक्षेत्र, मथुरा,
हस्तिनापुर, बिल्कुल एकदम महाभारत वाले साइड्स हैं। हस्तिनापुर, मथुरा, कुरुक्षेत्र, ये सब नॉर्थ इंडिया में, इन सब जगहों पे आयरन मिला है। सो ये एक हम मैप बना देते हैं आंसर में। और हमेशा जब भी आप मैप बनाएं, ये यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, आपको हमेशा मैप को एक बॉक्स में डालना है। बॉक्स आपको स्केल से नहीं बनाना है, आप हाथ से ही ड्रॉ कर सकते हैं, पेन से। ठीक है, आपका आंसर अच्छा दिखेगा इससे। हमेशा डायग्राम कैसे बनाइए, और यहाँ पे लिख दीजिए क्या है ये, फिगर, आयरन एज साइट्स। देखिए, मैं ये पेन और पेपर पे नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये, इसको कहते हैं पेन टैब। और ये है मेरा पेन टैब का पेन, जो कि काफ़ी सस्ता वाला पुअर क्वालिटी का है। तो अगर इसके ऊपर बनाया जा सकता है, तो फिर कागज़ पे बनाना पेन से और भी इजी होगा, राइट। सो ये हम बना देंगे। और उसके बाद फिर नीचे इम्पैक्ट ऑफ आयरन एज, मैंने जो बताया वही सब है। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर, जैसा कि मैंने बताया, वॉरफेयर में काफ़ी हेल्प हुआ बिकॉज ऑफ द आयरन टूल्स। एग्रीकल्चर के बारे में बता चुका हूँ। कंस्ट्रक्शन, जैसे मेगालिथ्स, पत्थर, ग्रेनाइट के पत्थर को काट काट के बनाने में इजी हुआ। सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड नेटवर्क्स, सरप्लस फूड प्रोडक्शन, अर्बनाइजेशन। जब अर्बनाइजेशन होगा, तो देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए स्टेट स्ट्रक्चर आएगा, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए कुछ लोगों को, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होंगे, कुछ पुलिस टाइप के वो लोग होंगे, कुछ सेनापति टाइप के लोग होंगे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए। सो देयर विल बी ब्यूरोक्रेसी, देयर विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, पॉलिटिकल हायरार्कीज, क्योंकि देयर इज इनइक्वालिटी, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो हायरार्की हो रही है। इनइक्वालिटीज जो हमें दिखती हैं ग्रेव गुड्स में। आर्ट, आर्ट एंड कल्चर ऑब्वियसली सब जगह पे होगा। रिलीजन एंड माइथोलॉजी, दिस इज द टाइम जब इंडिया में महाभारत का टाइम है। दिस इज द टाइम जब महाभारत के का युद्ध का जो डेट इस्टेब्लिश किया गया है, दैट इज अराउंड 1000 BC के आसपास का डेट इस्टेब्लिश किया गया है, विच इज द आयरन एज का बिगनिंग। उसको पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर भी कहते हैं इंडिया में, ठीक है। राइटिंग, आयरन एज के टाइम पे हम देखते हैं राइटिंग इन डिफरेंट कल्चर्स। फोनिशियन एंड ग्रीक अल्फाबेट्स, ये जो आपके ग्रीस के आसपास के जो, ग्रीस और उसके आसपास के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वहाँ पे ये लैंग्वेजेस लिखनी शुरू हुई थी। ब्राह्मी, हमारे खुद के भारत में हमें पता है कि बुद्धा के एज के टाइम पे पाली प्राकृत को लिखना शुरू किया इन लोगों ने। ब्राह्मी में पहले पहले, सो संस्कृत इज देयर, संस्कृत में वेदास का लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोग याद कर रहे हैं, बट ओरली ट्रांसमिट हो रहा है, वो मौखिक रूप से ट्रांसमिट हो रहा है। जो लिखा गया पहली बार वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, जो ज्यादातर पाली और प्राकृत भाषा को ब्राह्मी में लिखा गया था, ठीक है। सो ये भी आयरन एज की ही देन है, राइट। सो कंक्लूजन में हम लिख देंगे कि आयरन एज का क्या सिग्निफिकेंट रोल रहा है, सब इस मेरे पीडीएफ में है। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, इस पीडीएफ में ये हमारा डायग्राम भी रहेगा, और मैंने जो भी यहाँ पे लिखा है वो रहेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। एक छोटा इन्फॉर्मेशन और मैं देना चाहूंगा यहाँ पे, कि अगर, ये आपको पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी आ सकता है, प्रीलिम्स या मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि अगर आयरन एज की शुरुआत 1000 BCE में है, सो हमें जो रिजल्ट मैंने बताया, मौर्यस का और मगध का एक बड़ा पावरफुल स्टेट बन जाना, ये थर्ड फोर्थ सेंचुरी में जाके क्यों हो रहा है, इतना लेट से क्यों? आयरन जब 1000 BC में हमारे पास है, तो 600 साल बाद कैसे मगध ने उसका फायदा उठाया? उसका कारण ये है कि आप देखिए, ये 2024 नहीं था। 2024 में क्या है कि जैसे ही एप्पल का एक अपडेट आता है, पूरी दुनिया में फैल जाता है। आईफोन का एक अपडेट आता है, पूरी दुनिया में सबके पास पहुंच जाता है। एक वीडियो वायरल होता है, सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ये 1000 BC था, जहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था। तो कोई बंदा अगर कुछ डिस्कवर कर भी लेता है, तो उसका स्प्रेड होने में काफी टाइम लगता है। उसका स्प्रेड होना, और फिर लार्ज स्केल पे यूज होना, घर घर में लोग आयरन बना रहे हैं, वहां तक जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसीलिए इतना टाइम लगता है। किसी टेक्नोलॉजी को जोर पकड़ने में काफी टाइम लगता था पहले, आज की तरह नहीं है। तो उसीलिए इतना टाइम लग गया। इनफैक्ट जो हमारा महाभारत का टाइम है, अराउंड 1000 BC, उसमें जो साइट्स है कुरुक्षेत्र हमें मिली है, कुरुक्षेत्र है, हस्तिनापुर है, मथुरा है, जखेड़ा है, और भी बहुत सारे साइट्स हैं। इंटरेस्टिंगली ये साइट्स पे हमें मिले हैं, वी हैव तीर, हमें तीर धनुष मिले हैं, तीर मतलब आयरन, आयरन के टिप वाले तीर मिले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली बहुत कम संख्या में मिले हैं। हमें मिले हैं लेकिन बहुत कम संख्या में मिले हैं। इसका मतलब क्या है, कि आयरन का यूज लोग जानते थे, आयरन का लोग यूज कर भी रहे थे, बट लार्ज स्केल यूज नहीं हो रहा था।
बहुत कम स्केल पे, छोटे स्केल पे यूज हो रहा था उसका, हथियारों के लिए और खेती के लिए। जब लार्ज स्केल पे यूज होना शुरू हुआ तो उसमें काफी टाइम लगा, 500-600 साल के बाद, जब मगध ग्रो कर रहा था, तब आयरन एक लार्ज स्केल में पॉपुलर हुआ। सो दिस इज इम्पैक्ट ऑफ आयरन एज, सोशल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ आयरन एज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा इस क्वेश्चन का और बाकी क्वेश्चंस का भी। थैंक यू गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।